हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा एजिंग एंड ओल्ड एज। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एजिंग एंड ओल्ड एज। सो इनको दोनों को डिस्कस करने से पहले हमें क्या समझना होगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, एजिंग और ओल्ड एज दोनों ही वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। दैट वाज नॉट ओके, दैट इज नॉट गुड। ये सही नहीं था और सही नहीं है। हम दोनों बात यहाँ पर कहेंगे। अब एजिंग क्या है और ओल्ड एज क्या है, दोनों का डिफरेंस समझते हैं। चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी उम्र में, मतलब एजिंग क्या है कंप्लीटली और ओल्ड एज किसे कहते हैं, आप बताइए। ओल्ड एज को हम पर्टिकुलरली एक एज से डिफाइन करते हैं। अब वो 55 हो सकता है, आप 65 हो सकता है, आप 60। और आपने ऐसे भी जो लोग देखे होंगे जो कहते हैं बूढ़ा होगा तेरा बाप, ऐसे डायलॉग्स आपने काफी सुने होंगे मार्केट में, आपके एनवायरनमेंट में। तो ये सभी मतलब बूढ़ा होने का क्या मतलब है, वो सभी समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, एजिंग का मीन्स ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ गेटिंग ओल्डर। इट मीन्स आप डे बाय डे जो आप में की बॉडी में चेंज आ रहा है, आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ये सभी कहाँ पर काउंट किए जाएंगे, एजिंग। ओके। अब ओल्ड एज किसे कहेंगे, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ आफ्टर मिडल एज। एक पर्टिकुलर स्टेज है लाइफ की कि आप अडल्टहुड में लेट जो अडल्टहुड होता है उसको हम ओल्ड एज कहते हैं। इससे पहले हम किसी को ओल्ड एज नहीं कहेंगे। लेकिन एजिंग क्या है, नेचुरल प्रोसेस है जो डे बाय डे चलती रहती है हमारी। टाइम पीरियड की बात करते हैं, थ्रू आउट वंस लाइफ, जब आप पैदा होते हैं उसके बाद आप एजिंग में ही, मतलब ये प्रोसेस है, शुरू हुए पैदा हुए, जब तक आपकी डेथ नहीं होती आप एजिंग में ही कंसीडर किए जाएंगे। अब रही यहाँ पर टाइम पीरियड इसकी, वो आप पर डिपेंड है, टोटली डिपेंड अपॉन यू। आप हो सकता है 55 को बूढ़ा कंसीडर करते हो, 65 को बूढ़ा कंसीडर करते हो, 60 को बूढ़ा कंसीडर करते हो। अब चलिए इनको आगे पढ़ने से पहले हमें एक बात बताइए कि आप किसी को बूढ़ा कब कहते हैं, या किन सिम्टम्स से आप ये समझते हैं ये जो है थोड़ा सा बूढ़ा हो गया, या आप बिल्कुल ही बुजुर्ग हो गए हैं। देखिए, आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी आप किसी अपने भाई से बात करते हैं या किसी भी बहन से बात करते हैं तो आप कहते हैं तुम्हारे तो आजकल जैसे वाइट हेयर होने लगे हैं जल्दी, है ना, उम्र से पहले हैं जो जो व्हाइट कलर हो जाता है हेयर का। और हम कह सकते हैं घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, किसी को दिखना कम, जो कम होना शुरू हो जाता है, कम दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है, या किसी की नजदीक की नजर खराब हो जाती है, हम ये कहेंगे कि भी अरे तुम तो पहले ही बूढ़े हो गए, है ना। तो ये सभी क्या है, सिम्टम्स बताए गए हैं जो एक उम्र में देखे जाते थे लेकिन अब ये पहले होने लगे हैं। इसीलिए हम उनको कहते हैं कि तुम तो यार पहले ही बूढ़े हो गए, है ना, तुम्हारे तो घुटने दुखने लगे हैं, तुम तो समय से पहले बूढ़े हो गए, या तुम्हारे तो बाल पहले ही सफेद हो गए, है ना। तो ये सभी है जो टर्म्स हम यूज करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में। क्या वो सचमुच बूढ़े हो गए हैं? आपने कभी नोट किया होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो देखिए, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल चेंजेस ग्रेजुअल एंड ऑनगोइंग। धीरे धीरे चलता रहता है एजिंग में, लेकिन आपको कहाँ पर नोटिस कहाँ होता है, ओल्ड एज में। क्योंकि वहां पर आपको वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, व्हाइट कलर हेयर्स के, स्किन थोड़ा रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, ऑल दीज सिम्टम्स है जो आपको ओल्ड एज में देखने को मिलेंगे। बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की बात करें, सेल्यूलर साइकोल फिजियोलॉजिकल चेंज अकर। अब ये ऐसा नहीं है कि आपको मान लीजिए 12 साल के हो गए उसके बाद आप जब एडोलसेंस में एंटर करते हैं तब आपको एजिंग कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एजिंग की प्रोसेस है जो आपके जन्म से शुरू हो जाती है, चाइल्डहुड से शुरू हो जाती है, चाइल्डहुड के बाद आप अर्ली स्कूल्स में, फिर एडोलसेंस में, एडोलसेंस में भी 3 स्टेजेस हैं, है ना, अर्ली एडोलसेंस, मिडल एडोलसेंस, लेट एडोलसेंस। तो हर एक स्टेज, हर एक दिन एजिंग के अंदर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ओल्ड एज एक पर्टिकुलर एज स्टेज है, लाइफ स्टेज है कि आप 55 अबो हो गए हैं तो आप कंसीडर किए जा सकते हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ में और में नोट हो सकता है हेल्थ इम्पैक्ट करें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको हेल्थ में इश्यूज देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कोग्निटिव चेंजेस, सॉरी, कॉग्निटिव चेंजेस। अब कॉग्निटिव चेंजेस भी आपको डे बाय डे आपकी जो सोचने की कैपेबिलिटी, इंफॉर्मेशन गेन करने की कैपेबिलिटीज एवरी डे चेंज होती रहती है ना। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डिक्लाइन भी हो सकता है, आपकी मेमोरी तेज भी हो सकती है, ठीक है, आप भूलने भी लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर
मिक्सर होता है सब कुछ। ये डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे, कुछ फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा। ओके, अब सोशल इम्प्लीकेशंस की बात करें, जनरली पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रोग्रेशंस, आमतौर पर जो डेली लाइफ डे बाय डे हम किसी से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद काफी सोशल जो सोसाइटी का काफी प्रभाव पड़ता है, लोग अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाते हैं। रिश्ते जो होते हैं फैमिलीज के, फ्रेंड्स के साथ, नाइबर्स के साथ, उनकी इम्पोर्टेंस है जो समझ में आने लग जाती है। एक्टिविटीज की बात करते हैं, रेगुलर एक्टिविटीज कंटिन्यू। तो आपने देखा होगा जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं अभी तक एजिंग में, वो लगातार मतलब कंटिन्यूटी पे डिपेंड करते हैं, है ना। कंटिन्यूटी उनके अंदर दिखने को मिलती है कि एक दो या तीन दिन की बात नहीं है, या फिर एकदम कोई स्टेज कूद गया वो एजिंग में घुस गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एज जो ओल्ड एज में हमने पढ़ा वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात की गई, उस दौरान आपको ये चीजें फेस करने को मिलेंगी। ओके, अब आता है, हम अब ये समझते हैं, हमने डिफरेंसेस तो किए, अब हम क्या समझेंगे, एजिंग की प्रोसेस किसे कहते हैं। एजिंग क्या है, ओल्ड एज हमने समझ लिया क्या है। एजिंग इज प्रोसेस बाय व्हिच वी विटनेस एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंज एंड ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। क्वालिटेटिव चेंज एंड क्वांटिटेटिव चेंज, बोथ चेंज अकर्स, जिसको हम एजिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके, हाँ जी। तो अब समटाइम एजिंग इज टेकन एज मिसकंसेप्शन। जो मिसकंसेप्शंस क्या है कि हम एजिंग का मीनिंग क्या निकाल लेते हैं ओल्ड एज से, कि बूढ़ा होना एजिंग है। बूढ़ा होना एजिंग नहीं है, उम्र का बढ़ना। डे बाय डे जब हम हर एक सेकंड हमारी उम्र बढ़ती है, कभी आपने गूगल पे किया हो, आप एज कैलकुलेटर राइट डाउन करना, ठीक है, और वहां पर अपनी एज को फाइंड आउट करना, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, ईयर्स, मंथ, वीक, डे, फिर आवर्स, मिनट, सेकंड, और फिर सेकंड के भी हिस्से। ऐसा क्या है, ये एजिंग की प्रोसेस है। Aging means accumulative changes in an organism which take place across the lifespan of an individual from conception to old age। पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, जितने भी चेंजेस हम कलेक्ट करते हैं, जितने सारे हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं, वो सभी कैलकुलेट की जाएंगी एजिंग में, उनको हम एजिंग कहेंगे। ओके, समझ गए होंगे एजिंग का मीनिंग। द मोमेंट एन ऑर्गेनाइज्म इज कंसीव्ड इट स्टार्ट एज। दे आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ द एजिंग व्हिच ऑल इंडिविजुअल मस्ट गो थ्रू। अब हर एक इस फेज से गुजरता है, हर कोई जब जो पैदा होता है वो मरता भी है, ऐसे थोड़ा मर जाएगा, उसके अंदर डेवलपमेंट तो होगी। अब हर कोई जितनी भी वो इन्फॉर्मेशन लेगा, जितने उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो चेंजेस फिजिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, कॉग्निटिव हो सकते हैं, बिहेवियर हो सकते हैं, सभी चेंजेस है जो किसमें कैलकुलेट किए जाएंगे, एजिंग में। अब आपको क्वेश्चन जो देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है एग्जाम में, एजिंग प्रोसेस इन मैन, एजिंग प्रोसेस इन विमेन, और या फिर हम एजिंग जो इश्यूज एंड चैलेंजेस इन अडल्टहुड। अब अडल्टहुड में हमने 3 फेज पढ़े थे, अर्ली, मिड एंड लेट। तो ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले ही हमने बता दिया है, एजिंग प्रोसेस इन मैन, वुमेन, अडल्टहुड, अर्ली, मिड एंड लेट अडल्टहुड, इन सभी को हम बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंस की डिस्कस करते हैं। इन मैन द एजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर दे ग्रो ओल्डर। अब आप देखिए, अगर आप इनको पढ़ेंगे, अब जब मैं भी इनको आपको पढ़ा रहा हूँ, तो फिजिकल चेंजेस, मसल्स, बोन हेल्थ, हार्मोनल चेंजेस, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको एक चीज महसूस होगी, क्या होगी वो आप हमें आगे बताएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, मेंस ऑफन एक्सपीरियंसेस चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस एज द एज। चेंज कैन इंक्लूड ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, जैसे कि हमने बताया, बालों का सफेद होना, बालों का पतला होना, स्किन के अंदर चेंजेस आना, टेक्सचर थोड़ा ना, स्किन इकट्ठा होने लग जाते हैं। यंग एज में क्या होता है, बिल्कुल टाइट स्किन रहती है, लेकिन धीरे धीरे स्किन है जो यहाँ से लटकना शुरू हो जाती है, यहाँ पे रिंकल्स होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये सभी एज स्पॉट्स दिखाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ में क्या होगा, मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ मींस ग्रेजुअली डिक्लाइन देखने को मिलेगा आपको। इस जो स्टेज को क्या कहते हैं, इस जो प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेरोकोपेनिया, सेरोकोपेनिया, ओके।
can be influenced by the factors such as decreased physical activities, change in hormonal level. Hormones के levels change होते हैं, हमारी physical activity बदल जाती है, जिसकी वजह से मसल्स की जो मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ दोनों ही कम हो जाती हैं, कम आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब आती है बात थर्ड पॉइंट, बोन हेल्थ। Bone density tends to decrease as man ages, putting them at higher risk of osteoporosis and fractures. Adequate calcium intake and weight bearing exercise are most important for maintaining bone health. अब देखिए, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, इतनी टफ इंग्लिश है नहीं, या इतना कुछ समझाने के लिए है नहीं इसमें। लेकिन आपने जब ये 3 पॉइंट मैंने पढ़े, तो आपने एक बात यहाँ पर नोट करनी चाहिए थी, या आपको शायद हो भी गई हो, कि ये जो पॉइंट्स हैं ये तो ओल्ड एज की तरफ नहीं इशारा कर रहे हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, एजिंग की तरफ तो इशारा कर ही नहीं रहे। एजिंग का मीनिंग हमने क्या कहा था, कंसेप्शन से लेके ओल्ड एज तक जितनी भी इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट कर रहा है, कितने भी चेंजेस उसकी बॉडी में आ रहे हैं, वो सभी एजिंग में कैलकुलेट किए जाएंगे, एजिंग के अंडर आएंगे। तो लेकिन ये सभी चेंजेस तो हम देख रहे हैं किसी के बूढ़े होने के, या फिर अडल्टहुड में जो लेट अडल्टहुड की जो स्टेज है उसी की साइंस हैं। तो हार्मोनल चेंजेस, बोन हेल्थ कम होना, फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाना, और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, जो हमने कहाँ पर पढ़े थे, फिजिकल डेवलपमेंट में या फिजिकल चेंज में, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उनमें हमने ये स्टडी किए, सभी किए है ना। अगर आप नोट करेंगे, अगर आपने नोट किया है तो आपको पता चलेगा सेक्सुअल पावर कम हो जाती है, कॉग्निटिव फंक्शन कम हो जाते हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, जो आपके हेल्थ में, आपकी डाइट में, एक्सरसाइज में, यहाँ पर सभी पर आपको जो डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका कमजोर हो जाएगा। यहाँ पर विजन एंड हियरिंग, ये सभी का क्या है, ये हमने कहाँ पर पढ़े थे, फिजिकल चेंज अकर्स इन लेट अडल्टहुड, अगर आपको याद है। अगर नहीं याद है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। अब वहां से आप ये फिजिकल डेवलपमेंट में ये डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। साइको सोशल चेंजेस आफ्टर रिटायरमेंट हमने बात की थी, सभी ये पॉइंट्स हमने वहां भी लिखे हैं और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है, ये एजिंग में क्यों कन्वर्ट, ये जो कंसिडर किए गए यहाँ पर एजिंग में नहीं, ये ओल्ड एज के ही हैं अगर हम देखें। लेकिन चेंजेस क्या होता है, मान लीजिए आप अडल्टहुड में हैं, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से समझ आएगा। अडल्टहुड में आप हैं मान लीजिए, उसके बाद आप अर्ली अडल्टहुड में हैं, पहले बात तो, उसके बाद आप मिड में आएंगे और उसके बाद लेट में आएंगे। इससे पहले आप कहाँ थे, अडोलसेंस में। अडोलसेंस में भी कैसे, अर्ली, मिड एंड लेट, ऐसे थे। अब क्या होता है, एडोलसेंस में जब आप एंटर करते हैं तो आपको आपकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस है जो देखने को मिलते हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, फिजिकल, है ना। ये सभी चेंजेस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, एकदम सारे, एक ही दम सारे चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप लेट एडोलसेंस से अडल्टहुड में एंटर करते हैं, अर्ली अडल्टहुड में क्या होगा, अर्ली अडल्टहुड में आपको बिल्कुल थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर आपको चेंजेस कहाँ पे देखने को मिलेंगे, थोड़े से चेंजेस मिड में और बहुत सारे चेंजेस लेट में। लेट अडल्टहुड में और अर्ली एडोलसेंस में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, माइनर माइनर चेंजेस जो एक व्यक्ति फोकस नहीं करता उन पर, ठीक है। तो इसीलिए ये चेंजेस है जो यहाँ पर रखे गए हैं। सिमिलरली एजिंग इन विमेन में हम बात करें तो मेनोपॉज, फिजिकल चेंजेस, बोन हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्मोनल चेंजेस, कॉग्निटिव फंक्शन, सेक्सुअल हेल्थ, मेटाबॉलिज्म एंड वेट, जितने भी हमने मेंस में पढ़े उतने ही वीमेन में पढ़ेंगे, वुमेन में पढ़ेंगे, ठीक है। विजन एंड हियरिंग, साइको सोशल चेंजेस, ये सभी हमने वहां पर पढ़े, यहाँ पर भी पढ़े। आप दोबारा पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप जब जब इनको रिवाइज करेंगे तो आपको याद होने के चांसेस ज्यादा हैं, हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में याद हो जाए, ठीक है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं ओरिजिनल टॉपिक, मतलब सभी ओरिजिनल था लेकिन जो क्वेश्चन वो फिजिकल में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है एजिंग इश्यूज, चैलेंजेस इन अर्ली अडल्टहुड में, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हमने जो यहाँ पर टाइप किया हुआ है, एजिंग इशू, चैलेंजेस इन अर्ली अडल्टहुड। 3 फेज करेंगे, अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड का टाइम पीरियड जैसे कि हमने पहली वीडियोस में पढ़ा है 20 to 40 इयर्स, ठीक है। अब कौन कौन से चेंजेस और इश्यूज अर्ली अडल्टहुड में एजिंग के देखने को मिलेंगे, आइडेंटिटी एंड रोल चेंजेस, बिकॉज आप एडोलसेंस में, अडल्टहुड में एंटर कर रहे हैं, आपकी सारी एनर्जी आपकी
कैरियर के फोकस पर हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन इन आवर फ्यूचर, हु एम आई, इस तरह के क्वेश्चंस आपके अंदर आते भी होंगे अगर आप इस स्टेज में है तो, कि अब मैं क्या करूंगा फ्यूचर में, मेरे जो क्या पर्सपेक्टिव्स रहने चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए, ये सभी क्वेश्चंस। आइडेंटिटी एंड रोल चेंजेस, ठीक है। एजुकेशन एंड करियर डिसीजंस, मेकिंग चॉइस अबाउट योर एजुकेशन एंड करियर पाथ, अब मुझे एमबीए करना होगा या मुझे एमएससी करनी होगी, ये सभी क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ये चैलेंजेस है जो आपके एजिंग के हैं, ठीक है। एजिंग में और आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा थोड़ा ही चेंजेस है, एजिंग और लाइफ प्रोसेस के जो अदर चेंजेस है थोड़ा थोड़ा, है ना। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, अभी तक हम सारे डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स पर, लेकिन जैसे ही हम अडल्टहुड में एंटर करते हैं, अर्ली अडल्टहुड में जैसे ही एंटर करते हैं, हम ये सोचते हैं अब मुझे पैसा कमाना चाहिए, मुझे अपने आप है जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, कुछ करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आप के लिए। मैनेजिंग मनी, बजटिंग, बिकम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कैन बी टफ। और उस टाइम में जब आप शुरू करते हैं किसी भी चीज को, तो ये काफी टफ स्टेजेस होती है। ओके, रिलेशनशिप की बात करें तो जैसे ही आप अडल्टहुड में पहली बात तो आजकल तो काफी जल्दी ही लोग रिलेशनशिप में एंटर होने लगे हैं, बच्चे काफी हम ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने लगे हैं, है ना। शायद ये इम्पैक्ट है हमारे टीवी सीरियल्स का, वेब सीरीज का, है ना, ये सभी हो सकता है, लेकिन इट में बी पॉसिबल। आपका क्या ख्याल है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नई नई रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, फ्रेंडशिप, डेटिंग, बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप कैन बी बोथ एक्साइटिंग एंड समटाइम ट्रिकी। फैमिली एंड पेरेंटिंग, हो सकता है कुछ बच्चों की जो शादी थोड़ी सी जल्दी हो जाए, अर्ली एडल्टहुड में एंटर हुए, 21-22 साल की उम्र में शादी होगी, फैमिली में एंटर हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एंटर हो गए वो। So mental health, taking care of mental health, mental well-being becoming important and dealing with stress, mental health issue। देखिए अब कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपको एजुकेशन से रिलेटेड लेना है, आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड लेना है, आपको ये नहीं पता आपको करना क्या है, या फिर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में भी एंटर है, तो ये सभी क्या करते हैं, आपके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। दैट्स वाई हमें केयर करनी चाहिए हमारे मेंटल हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ, मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल्स, अब इस उम्र में क्या होता है, हमें पेन भी कम होगा, या हम काम ज्यादा कर लेते हैं तो हमारी बॉडी को थकावट थोड़ी कम महसूस होती है, लेकिन हम क्या होते हैं कई बार हमारे काम को इतनी महत्व दे देते हैं, इंपॉर्टेंस दे देते हैं, कि हम अपनी डेली टास्क जो हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारी बॉडी से रिलेटेड है, जो हम अपने खुद के लिए, सेल्फ के लिए जो चाहिए वो हम नहीं करते, इसलिए फिजिकल हेल्थ पे, time management, life directions, all these are factors, challenges, issues which you can see in the early adolescence. Okay, aging के हैं ये सभी, aging issue and challenges in early adulthood, adolescence नहीं, sorry। अब aging issues in challenges in middle adulthood, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अडल्टहुड में, अर्ली अडल्टहुड में बताइए, मिडल अडल्टहुड में बताइए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक और तरीका है जिससे कि मैं आपको बताऊंगा, चलिए लास्ट में ही बताऊंगा, ठीक है। अभी हम ये पढ़ लेते हैं, हेल्थ चेंजेस, एनर्जी लेवल, अब देखिए मिडिल अडल्टहुड तक आते हुए अब एनर्जी लेवल थोड़ा थोड़ा आपको कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोटिस हो जाएगा हमें चेंज इन देयर एनर्जी लेवल, वेट, ओवरऑल हेल्थ, स्टेइंग एक्टिव एंड ईटिंग वेल बिकम मोर इम्पोर्टेंट। ओके, कैरियर एंड वर्क, मिडिल एज इंडिविजुअल्स में फेस कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस लाइक जॉब चेंज हो सकता है 25 के बाद, या फिर आप 30s के बाद, या 40s के बाद, ये 30s और 20 टू 40 तक तो हमने अर्ली अडल्टहुड पढ़ा था, लेकिन हम बात कर रहे हैं मिडिल अडल्टहुड की, तो 40 टू 60 के बीच कई पर्सन आपने देखे होंगे आपका एनवायरनमेंट में जो अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं, अपना काम बदल लेते हैं, या फिर अपनी जॉब छोड़ देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ लाइव एग्जांपल है, एक डॉक्टर ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के खुद का हॉस्पिटल खोल लिया, अब उनकी उम्र होगी 40 के अराउंड लगभग, या फिर 40 के अराउंड तो होगी, है ना। तो अब उन्होंने चेंज कर लिया है, तो उसे, या फिर एडवांसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अब देखिए एआई के आने पर क्या होता है, क्या होता नहीं है, क्या हुआ है कि लोगों को थोड़ी टेक्नोलॉजी सीखनी होगी, उन जो नई चीज आई है उनको अडॉप्ट करना होगा, अडॉप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी एट वर्क, कंप्यूटर चलाना सीखना, जैसे शुरुआत में फोन्स आए थे, तो लोगों को ये लगा कि अब ये इतने सारे फोन्स आ गए तो अब हमें क्या करना चाहिए, उनका यूज धीरे धीरे आ गया, बड़े जो बुजुर्ग हैं हमारे, ठीक है, जो जिनको शायद पढ़ना भी नहीं आता लेकिन वो फोन यूज कर लेते हैं, धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनी पीपल इन मिडिल अडल्टहुड आर टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन, अब मिडिल अडल्टहुड में क्या होता है,
खुद का ख्याल भी रखना होता है, अपने बच्चों का भी रखना होता है, फैमिलीज में अपने जो पेरेंट्स हैं उनका भी ख्याल रखना होता है। दिस कैन बी डिमांडिंग। रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। मैनेजिंग रिलेशनशिप विद पार्टनर्स, चिल्ड्रंस, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स कैन समटाइम बी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्ड गुड कम्युनिकेशन। और हमें यहाँ पर गुड कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, ताकि हम औरों की फीलिंग्स को समझ सके और फिर हम डिसीजन ले सके कुछ भी। मिड लाइफ क्राइसिस, अब इस दौरान है जो आपको काफी क्राइसिस भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो फ्यूचर्स के गोल आप ना कंप्लीट कर पाने की एंजाइटी आप फील कर रहे हैं, तो इस तरह के क्राइसिस आपको देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, अब यहाँ जो ये स्टेज होती है वो काफ़ी क्रूशियल होती है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, आपके जो बच्चे हैं उनकी स्टडी के बारे में सोचें, अपने हेल्थ के बारे में सोचें। हेल्थ के एक और पॉइंट आएगा, लेकिन हम ये सोचते हैं बाय द डिफॉल्ट कुछ हो जाए ऊपर नीचे, ठीक है। अप एंड डाउन के लिए हम तैयार रहें, लाइफ में कौन कौन से आने वाले हैं। मेंटल हेल्थ, कोपिंग विद स्ट्रेस, मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ वेल बीइंग remains important. Some peoples might face feeling of emptiness and uncertainty. क्या होता है इस पीरियड के दौरान है ना, बच्चे घर से मतलब घर से बाहर नहीं, कहना चाहता मैं कहता हूँ कि मान लीजिए बच्चे क्या करते हैं, स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर एडमिशन ले लेते हैं, कोचिंग वगैरह के लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स में एंटर होने के बाद बाहर जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ में एंटर होते हैं, वो अडोलसेंस में होते हैं, हम अडल्टहुड में होते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या होता है आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। एम्प्टीनेस सिंड्रोम, सेम एग्जांपल है, बच्चे बाहर जा रहे हैं तो जो पेरेंट्स को क्या लगता है, थोड़ी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, उनको ये लगता है कि अब जो घर खाली खाली सा हो गया है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस, मिड एज इंडिविजुअल माइट बिकम मोर अवेयर ऑफ फिजिकल चेंजेस। अब इस उम्र में आकर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हैं वो खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन कौन से चेंजेस, जैसा कि मैंने बताया, स्किन का थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाना है ना, ये वाइट हेयर एंड ऑल दीज आर द सिम, आजकल तो ये कॉमन हो गए हैं, क्योंकि यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी आपको देखने को मिलते हैं, यंग पीपल हैं उनमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो यही है कि रिंकल्स हो जाते हैं, स्किन इकट्ठा हो जाती हैं, डार्क स्पॉट हो जाते हैं, ठीक है, वीकनेस बॉडी के अंदर फील होना शुरू हो जाती है, सेक्सुअल पावर हम खो देते हैं, ठीक है। तो पर्सनल fulfillment, finding a sense of purpose and meaning in life can be goal as people reflect on their achievement and what they want for the future. हम सभी अपने जो पर्सनल लाइफ, उनके फ्यूचर्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये सभी इश्यूज हैं कि हम अपने फ्यूचर्स को सिक्योर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब कुछ इशू और चैलेंजेस की बात करते हैं लेट अडल्टहुड की। अब लेट अडल्टहुड में क्या होगा, डिफिकल्टीज दैट पीपल एनकाउंटर एज दे गेट ओल्डर, यूजुअली स्टार्टिंग अराउंड द 60s। आमतौर पर 60s कंसीडर किया जाता है, लेकिन 55 के अराउंड है जो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे है जो कुछ और देखना होगा। इस तरह के सेंटेंस शायद आपने आपके पेरेंट्स से भी सुने होंगे कि अब उम्र हो गई है ना। हेल्थ चेंजेस की बात कर लेते हैं। जॉइंट पेन, क्रोनिक कंडीशंस, मोबिलिटी, स्टेइंग एक्टिविटी एंड फॉलो मेडिकल एडवाइस बिकम क्रूशियल। अब देखिए हेल्थ चेंजेस कितने होते हैं कि हम हफ्ते में 1 या 2 बार डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जो एज्ड पर्सन है शायद वो इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई एज्ड है, ओल्ड एज स्टेज में है, तो आप उन्हें नोट कीजिएगा, हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 या 2 बार वो जरूर डॉक्टर के पास जाएंगे, एज कंपेरिजन टू यंग पीपल के कंपेरिजन में। ओके, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। अब तक वो सभी अपने आप पर इंडिपेंडेंट थे, लेकिन क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज लाइफ में ऐसी होती है, बड़े बुजुर्ग वीकनेस इतनी आ जाती है कि उनको किसी सहारे की जरूरत होती है, तो दे माइट नीड हेल्प विद द डेली एक्टिविटीज तक। ओके, बैलेंसिंग इंडिपेंडेंस गेटिंग असिस्टेंस कैन बी चैलेंज। एक चैलेंज है कि अब कोई हो घर में, है ना, थोड़ा काफी प्रॉब्लम हो जाती है। अब बच्चे ये सोचते हैं कि मैं तो इनके साथ ही जो बंध गया हूँ, अब मैं बाहर नहीं जा सकता, अब इनको ये करवा के लेके आना पड़ेगा, इनके साथ वहां जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स की। सोशल कनेक्शंस की बात कर लेते हैं। फ्रेंडशिप कनेक्शंस बिकम मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज जो अडोलसेंट्स होते हैं घर में, यंग पीपल होते हैं, वो बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए या स्टडी के लिए या अपनी डेली लाइफ रूटीन्स में, उनको पसंद ही नहीं होता यार घर में, क्यों, एनर्जी लेवल इतना होता है वो एक जगह पर बैठ नहीं सकते। लेकिन इनके लिए क्या होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके फ्रेंड्स आते हैं, तो जिनके साथ उनके ऑलरेडी कनेक्शंस हैं, उनको वो बिल्ड रखना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो ये एक सोशल इंटरेक्शन भी एक चैलेंज बन जाता है। लॉस एंड ग्रीफ की बात करते हैं। कोपिंग विद द लॉस ऑफ लव्ड वन। कई
पेरेंट्स को अपने सन या डॉटर की डेथ देखने को मिल जाती है, तो ये भी एक चैलेंज है। वन ऑफ द सोशल सर्कल कैन बी इमोशनली चैलेंजिंग, हो सकता है उनके किसी यंग फ्रेंड के सन या इस तरह की जो इवेंट्स है, जो दुख भरी जो इवेंट्स लाइफ में हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज है ऐसा ना हो किसी के साथ। ओके, मेमोरी एंड कॉग्निटिव चेंजेस, मेमोरी डिक्लाइन जैसा कि हमने ओल्ड एज में पढ़ा था, चेंजेस इन थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की पावर बिल्कुल नॉर्मल या नॉर्मल से भी कम हो जाती है, कैपेबिलिटीज, नए आइडियाज आने बंद हो जाते हैं, जैसा हमने पीछे देखा है वैसे ही हम चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Financial and consideration, budgeting for retirement and managing finances on a fixed income can be concern. ये भी एक चिंता का विषय है, कैसे हम अपने रिटायरमेंट के पैसे को कहाँ लगाएं। आमतौर पर कहाँ लगाते हैं लोग? घर बनाते हैं, अपने बच्चों की शादी में लगा देते हैं, या फिर अपने किसी बेटा या बेटी को बाहर भेज देते हैं, तो काफी पैसा लगता है उसमें भी, है ना। डिसाइडिंग वेदर टू स्टे होम, मूव टू रिटायरमेंट कम्युनिटी और अदर हाउसिंग ऑप्शंस कैन बी सिग्निफिकेंट डिसीजन। अब घर रहें या बाहर रहें, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक चैलेंज है। मेंटल हेल्थ चैलेंज रहेगी, लेगेसी एंड लाइफ रिव्यू, एंड ऑफ लाइफ प्लानिंग। इनमें ना इतनी सिंपल लैंग्वेज में हमने अब के बार जो मतलब ये टॉपिक उठाया है, पहले भी काफी सिंपल से, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा समझाने के जो पॉइंट्स थे, यहाँ पर मुझे लगता नहीं आपको कुछ समझाना होगा, लेकिन जब आप इसको एक बार रेड करेंगे, एक क्राइटेरिया आपको मिल गया है कि ऐसे आपको राइट डाउन करना है एग्जाम में क्वेश्चन। काफी अच्छा तरीका मुझे लगा ये। आप सिमिलरली ऐसे ही बिल्कुल राइट डाउन कर सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये थे चेंजेस इश्यूज इन लेट अडल्टहुड। हाँ, रही बात किसी बच्चे का, ये क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए 8 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन आ जाए, तो ये क्या सफिशिएंट रहेगा? तो नहीं, ये सफिशिएंट नहीं रहेगा, लेकिन आप इनमें लाइन ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहीं ऐड कर दूंगा तो आप हो सकता है ये भी कहते कि पिछली वीडियो को देखने के बाद, अरे ये क्या है, ये तो नोट्स बार बार ऐसे ही और ऐसे ही हमने नोट्स पर पैसे लगा दिए, है ना। तो ऐसा नहीं मैं चाहता, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स आपको समझाने के लिए था। आप एक बार पढ़ेंगे, इनमें आप लाइंस ऐड कर सकते हैं, थोड़े आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू राइट डाउन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वो तरीका, या वो जैसे जो मैंने बताया था कैसे आप और भी एनहांस कर सकते हैं अपने लिखने के तरीके को, राइटिंग वे। मान लीजिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, एजिंग चेंज जो क्या होता है एजिंग इन मेल, वो कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, पहले मेन हेडिंग बना दी, उसमें जेनेटिक्स, हार्मोनल चेंजेस, सेल्यूलर चेंजेस ऐसे डाल दिया। ओके, ये आपको एज इट इज नोट्स में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको कट कर दूंगा। फिजिकल चेंजेस में क्या होगा, मसल्स, मास एंड स्ट्रेंथ, बोन हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिज्म, मतलब एक कैटेगरी बना दी, हम ये कह सकते हैं फैक्टर एनालिसिस कर दिया, है ना। तो फैक्टर एनालिसिस, अगर आपने स्पीयरमैन की थ्योरी पढ़ी होगी कॉग्निटिव, तो आपको समझ आ गया होगा फैक्टर एनालिसिस में किसे कह रहा हूँ। सेक्सुअल हेल्थ में क्या होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रोस्टेट हेल्थ, कॉग्निटिव में कॉग्निटिव डिक्लाइन, इसमें एक ही पॉइंट है तो आप एक डायरेक्ट एक ही लिख सकते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में डाइट एंड न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्लीपिंग, सोशल एंगेजमेंट, ये सभी पॉइंट है जो आप जैसे मेन हेडिंग में सब हेडिंग्स बनाकर डाल सकते हो, उससे और भी इंटरेक्टिव हो सकता है। एक बात और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा, जब आपने एडमिशन लिया है इग्नू में, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इग्नू में एडमिशन क्यों लेते हैं, सिर्फ उन्हें डिग्री चाहिए। अगर आप उन्हीं में से एक हैं तो प्लीज डू नॉट पे अस फॉर दिस नोट्स, आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी पास हो जाएंगे। ओके, कंपटीशन मत बढ़ाइए, अगर आप सिर्फ डिग्री के लिए पीछे भाग रहे हैं सो छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप साइकोलॉजी में फ्री का कंपटीशन करें, और आप फ्री में है जो फ्री में ही अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका पैसा लगाने का हो सकता है आप पर पैसे कुछ ज्यादा हो और आप है जो ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आप ऐसे मत पढ़िए, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका मन है, आपको अंदर से आ रही है फीलिंग, हाँ मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, मुझे बॉडी के चेंजेस समझने हैं, फीलिंग समझनी है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करनी है, तो आप साइकोलॉजी में एंटर कीजिए, तभी आप नोट्स लीजिए, अदरवाइज आपको नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही मैं कहना चाहता था। और आप इग्नू का नाम क्यों खराब करें, क्योंकि इग्नू का वैसे नाम ऑलरेडी खराब है। जो जब आप किसी स्कूल में जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए, तब आपको देखने को मिलता है, अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए मास्टर्स इन साइकोलॉजी इग्नू, तो सामने वाला क्या समझता है, इग्नू डिस्टेंस से, नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं रहेगा, इसको इसको नहीं लेते। ऐसा ऐसा आपको महसूस होगा जब आप आगे स्कूल्स में जाएंगे, कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आप देखना जब आपको ये लगेगा ना आप इग्नू से, क्योंकि इग्नू की जो इंटेंशंस बना दी गई है वो बनाने वाले हम ही हैं, हम ही में से वो लोग हैं जो नकल लगाते हैं।
ठीक है, टीचर्स भी ऐसे ही हैं, मैंने देखा है, ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा है। किसी और दिन इस टॉपिक पर बात करेंगे, हाल फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल इन्हीं वीडियोस इग्नू के कंटेंट के लिए। एमए साइकोलॉजी से रिलेटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको ₹9 पर PDF पे करना होगा। ये सभी जो हमसे कांटेक्ट करने की जो लिंक्स है, व्हाट्सएप, ईमेल, ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।